ऑनलाइन में आपको ये अपडेट जो है वो मिलता रहता है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ये पुस्तक आप देखते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी होती है वो सभी की सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। हर एक परीक्षा के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कल की अपनी क्लास में जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी अलग अलग लेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी बातें हम लोग और कर लेते हैं। जैसे लास्ट के पॉइंट में आपने देखा था कि वायुमंडल की हमारी कुल कितनी लेयर होती है, तो इसमें आपने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल की बात किया था। इसलिए आप देखिए तो यहाँ पर सारी चीजें आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अब यहाँ पर समझना है कि जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मौसम की जो प्रायः सभी घटनाएं होती हैं, यानी कि जितने भी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन से संबंधित अगर हम लोग लेयर की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर ही होता है। और इसी परत में बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ का गरजना, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश, ये सभी घटनाएं आपको किस लेयर में मिलती हैं? तो वो वायुमंडल की जो सबसे निचली लेयर होती है यानी कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में होता है। इसमें आप देखिए तो ऐसा अब इसके बाद जो आपका पॉइंट है, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। ये भी आपको पहले ही लेयर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप अगर देखिए तो सभी की सभी महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं हमसे, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। जगदीश यादव जी हैं, कृष्णा मिश्रा हैं, अंजना मिश्रा हैं, सभी लोगों का, युवराज हैं, आपका भी स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्तों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपको जीएस दृष्टि 2023 की सीरीज है, अच्छे तरीके से आप इसको कवर करिए ताकि आपको एग्जाम में अगर पर्यावरण और पारिस्थितिकी का कोई भी प्रश्न मिले तो उसको आप बेहतर तरीके से टैकल कर सके। यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर जो तापमान में कमी होती है वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, इसको कहा जाता है, यानी कि सामान्य तापमान ह्रास दर कहते हैं। और एक पॉइंट आपको इसी से जोड़ करके बताना है, एक पॉइंट आप इसी में ऐड करेंगे और इसी के साथ आपको ये बात भी समझ लेना है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सामान्य तापमान ह्रास दर की, सामान्य तापमान ह्रास दर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में क्या होती है, तापमान में कमी दर्ज की जाती है। मतलब इसका क्या हो गया, मतलब हो गया कि जब हम धरातल से, ये मान लीजिए कि हमारा सरफेस है और धरातल से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर तापमान में क्या होती है, तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये निगेटिव हो जाए, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है अगर ये निगेटिव हो जाए तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब तापमान यहाँ पर सामान्य तौर पर धरातल से जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट न हो करके बल्कि क्या होने लगे, वृद्धि होने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग तापीय व्युत्क्रमणता कहते हैं या टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो यहां से आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप देखिए तो यहां पर जो चीजें आपको और भी दी गई हैं,
एक पॉइंट यहां पर आप और देखिए कि अगर हम लोग ट्रोपोस्फियर के नॉमिनेशन की बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल परत का नॉमिनेशन नामकरण किसने किया था? तो लियोन फिलिप टिजरेंक डी बोट ने किया था। इसको एक बार फिर से आप ध्यान रखिए, अगर लास्ट का दो अक्षर आप याद रखेंगे, दो शब्द डी पोर्ट अगर आप याद रखेंगे तो बाकी की चीजें आपको यहां से कंफर्म हो जाएंगी। लियोन फिलिप टिजरेंक डी बोट ने क्षोभ मंडल परत जो है उसका नामकरण किया था। ये पॉइंट आपको यहां पर समझना था। चलिए दोस्त, अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर नीचे वाले फिगर पर हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे। कुछ यहां पर आपको परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं और ये सभी पॉइंट आप जानते हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहां पर जो आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है वो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फ्लिपकार्ट पर आपको किताब की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको देखिए, जितनी भी किताबें हमारी संस्थान की प्रकाशित होती हैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर पता करिए, खास करके जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर आप पता करिए। और अगर आपको नहीं है तो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहां पर समसामयिक घटना चक्र का ऑफिशियल चैनल आपको मिलेगा। वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन पर आप रजिस्टर्ड हो जाइए। रजिस्टर्ड होने के बाद हमारे संस्थान की हर एक पुस्तक की लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर आप परचेज भी कर सकते हैं जो कि ई बुक के फॉर्मेट में भी होता है। और ssgcp.com हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर के कोई भी पुस्तक आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सभी पर आप फॉलो करेंगे तो आपको परचेज करने का लिंक इंडिविजुअल हर एक किताब का भी वहां पर मिलता रहेगा। और इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको जो दिया जाता है वीडियो में उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो खरीदने के बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं। हर एक तरीके को आप फॉलो करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अंजना मिश्रा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप वहां जितने जगहों पर मैंने आपको बतलाए हैं उस पर एक बार आप जरूर चेकआउट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करते हैं हम लोग अपने पॉइंट की। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो जिस गैस की कमी होगी उसकी वो गैस कौन सी है? तो वो होती है ऑक्सीजन। क्योंकि आप जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान जितने भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर पृथ्वी पर वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा की अगर बात करेंगे तो 78.08%। और इसके अलावा आपने पिछली क्लास में देखा था कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, हर एक गैसों का हम लोगों ने एक पाई चार्ट देखा था। और उस पाई चार्ट में जितनी संभावित गैसें हैं 8-9 गैसों की हम लोगों ने बात किया था। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसका नाम आप जानते हैं कि नाइट्रोजन है और धरातल से 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर आप देखिए तो एक आपको फिगर दिया गया है और भी बेहतर तरीके से सभी बातों को समझाने के लिए इस फिगर को भी आप कंसीडर करिए और अपनी तैयारी में शामिल करके बेहतर तरीके से चीजों को समझिए। जैसे यहां पर आपको 90 किलोमीटर की ऊंचाई दी गई है और 90 किलोमीटर में आप जानते हैं कि जो आयन मंडल होता है वहां पर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर के धरातल पर वापस आती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आप रेडियो तरंगों के माध्यम से ही गाने वगैरह सुन पाते हैं रेडियो पर जो आप देखते हैं। तो यहाँ पर रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, इस मंडल से टकराती हैं, परावर्तित होकर के ये ट्रांजिशन और रिसीवर में आ जाती हैं। तो परावर्तित रेडियो तरंगों के कारण बेतार संचार संभव हो पाता है। टीवी रेडियो के जितने भी आप प्रोग्राम्स देखते हैं रेडियो स्टेशन, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट आपके लिए है, यहां पर ध्रुवीय ज्योति यानी कि अरोरा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरु ज्योति भी कहते हैं। क्या होता है ये, तो सामान्य तौर पर रात में या सुबह होने के ठीक पहले पृथ्वी के ध्रुवों के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न होने वाला जो प्रकाश होता है उसी को हम लोग ध्रुवीय ज्योति या अरोरा कहते हैं। सौर पवन या आवेशित कणों का वायुमंडल में उपस्थित गैसीय अणुओं से घर्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में वॉन एलन पेटियों का न पाया जाना ही होता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको, हाँ ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर इसी जो ध्रुवीय ज्योति है इसको अगर उत्तरी ध्रुव पर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या सुमेरु ज्योति या इसी को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और जब ये दक्षिणी ध्रुव से देखा जाएगा तो इसको दक्षिणी ध्रुव प्रकाश या कुमेरु कहते हैं। तो यहां पर अगर रहेंगे तो उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु होगा और अगर दक्षिणी ध्रुव पर रहेंगे तो यहां पर कुमेरु होगा। और इसके बाद में देखिए तो यहां पर अरोरा ऑस्ट्रालिस होता है। और इस बात को आप समझने के लिए जानते हैं कि जो विश्व मानचित्र होता है, विश्व मानचित्र पर आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है वो आपको नीचे दिखलाई पड़ता है। और नीचे का मतलब आप डायरेक्शन में जानते हैं कि इसको हम लोग साउथ डायरेक्शन कहते हैं यानी कि दक्षिणी दिशा कहते हैं। तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर ये सारी चीजें याद करने में हेल्प करेगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए तो आपको कुछ देशों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे अलास्का कनाडा के उत्तरी भाग, दक्षिणी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इन सारे क्षेत्रों से आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगर मौका मिले तो एक बार जरूर देख के आइएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ जो परीक्षाओं के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करना है। यहां पर आप देखिए तो ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है गर्मियों में, जबकि शीतकाल में इसकी ऊंचाई घट जाती है। चूंकि आप जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर में एक्सपेंडेशन होता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो ये क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इसी से आपको एक आइडिया यहां पर लगाना है। इसके बाद देखिए तो समताप मंडल का जो निचला भाग होता है, समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी साइरस बादल दिखाई पड़ते हैं और इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट कहां पर होती है, तो मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर में, और आयन मंडल में डी लेयर जो है ये परावर्तन करती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को ही ये परावर्तित करता है। फिर इसके बाद में यहां पर देखिए तो कैनली हेवीसाइड परत कहा जाता है किसको, तो ये ई परत को कहा जाता है। और ये सभी परत आपको आयन मंडल वाले में ही मिलती हैं। यहां पर देखिए तो आयन मंडल के ई परत में उपस्थिति होती है ध्रुवीय प्रकाश की, ये जो आपने अभी देखा अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस का। इसके बाद में ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं उनको मिश्रण कहते हैं। और ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में इसकी ऊंचाई घट जाती है। तो ये आपने सामान्य बातों को समझ लिया। और अब पर्यावरण और संविधान का भी कुछ संबंध पाया जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जहां पर पर्यावरण की बात की गई है, एनवायरनमेंट की बात की गई है। प्रस्तावना के अंतर्गत, मूल अधिकारों के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में और फंडामेंटल ड्यूटी में। यहां पर अगर बात करें तो प्रस्तावना मूल अधिकारों में आर्टिकल आपको 14, 19, 21 का प्रयोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। 47, 48 ए का संबंध किससे है, पर्यावरण के संरक्षण से। और फंडामेंटल ड्यूटी में आपको आर्टिकल 51 ए, चूंकि इसका प्रोविजन 51 ए में क्या है तो फंडामेंटल ड्यूटी है, और उसका जो 6 वाला क्लॉज है इसमें किया गया है पर्यावरण के संरक्षण की बात। अब इसके बाद देखिए तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 ए 6 वाला है ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में इसको लाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नहीं था।
42nd अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, और इसी के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में बताया गया कि वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। इसके अलावा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये पॉइंट आपको दिया गया है कहां पर? फंडामेंटल ड्यूटी में। इसके बाद देखिए संविधान का आर्टिकल जो 48A है, तो यहां पर पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। राज्य जो है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन यानी कि उसको कंजर्व भी करना है और उसको बढ़ाना भी है दोनों, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये पॉइंट आपको आर्टिकल 48A में दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी दिया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब यहां पर आप देखिए तो लागू करने का उद्देश्य क्या था? 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति करना पूरे भारत में लागू है। और प्रमुख संविधान की अगर बात करें तो साल 2003 में वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 को भी पारित किया गया है। ये सारी बातें आपने देख लिया है, जो कि हमारी जो जीएस दृष्टि पर्यावरण और पारिस्थितिकी सीरीज में है। इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 17 तक की बात किया, और इसमें आपको जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको किसी भी किताब में आप उठा करके देख लीजिएगा। ये चैलेंजिंग वाला बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो जितने पॉइंट आपको यहां पर दिए गए हैं वो सभी के सभी पॉइंट आपके परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हैं। जितने दिनों का मेरा खुद का अपना अनुभव है उसके आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जितने पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं ये सभी के सभी जीएस पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी इसके एस्पेक्ट, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि संविधान में भी हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का किस तरीके से जिक्र किया गया है, वो सारा निचोड़ भी आपको यहां पर मिल गया। अब इसके बाद आप जरा इस बात को समझिए कि यहां पर अनुसूचियों में भी कहा गया। अब यहां पर वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के अंतर्गत संरक्षण से संबंधित कुल अनुसूचियां जो बताई गई हैं, इसमें आप देखेंगे तो कुल 4 अनुसूचियों की बात की गई हैं। इसमें जैसे वन्य जीव प्रजातियां जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है, वन्य जीव प्रजातियां जिन्हें कम संरक्षण प्राप्त है, संरक्षित वनस्पतियां तीसरी अनुसूची में, साइटेस के परिस्थितियों में सूचीबद्ध प्रजातियां जो हैं, तो ये सभी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अगर बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखिए। देखिए ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके एमपीपीसीएस का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो भोपाल गैस दुर्घटना जो है ये 2-3 दिसंबर 1984 के बाद लागू हुई पूरे भारत में, और इसका अन्य नाम क्या है? छाता विधान। अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या था? कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि 5 से 6 जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करना था। तो इसमें यह उद्देश्य रखा गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई भी यहां पर अधिनियम बनाया जाए, यानी कि एक्ट बनाया जाए। तो ये पॉइंट आपने देखा होगा कि बहुत बार आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है, केवल ये 1986 आपसे पूछा जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर जो आपको दिया गया है ये है राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब इससे संबंधित कौन से पॉइंट आपको यहां पर मिलते हैं? देखिए सारे एस्पेक्ट जितने हो सकते हैं जिसे आप अलग अलग जगहों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो सारे के सारे पॉइंट आपको जीएस दृष्टि 2023 की किताब में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जो पहली वन नीति है वो 1894 में अपनाई गई। स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसमें संशोधन किया गया, और इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988 में आई। राष्ट्रीय पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है 1986 है, ध्यान में रखिएगा, दोनों में डिफरेंस करना है। और इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति जो है ये 2 साल के बाद आई है 1988 में। फिर इसके बाद राजनीतिक लक्ष्य जो है वो भारत में 1/3 वन क्षेत्र की प्राप्ति करना है, 1/3। जल प्रदूषण को अधिनियम जो बनाया गया
1984 में, और अमेंडमेंट हुआ है 1988 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम लगाया गया 1977 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। संशोधन वर्ष था इसका 1987। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में हुआ है। और इसके बाद में आर्द्रता संरक्षण और प्रबंधन नियम साल 2017 में। तो ये सभी पॉइंट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए, एक नजर में बना के रखिए। फिर इसके बाद देखिए पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम कौन कौन से हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं, चाहे आपके टेट सीटेट की भी हम लोग बात करें तो ऐसे ही सवाल आपको मिलते हैं। बस वहां पर शर्त क्या होती है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है थोड़ा सा उसको मिक्स करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर देना होता है। लेकिन अगर सीधा सीधा आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कब लाया गया, तो 2000 में आप लगाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि गठन केंद्रीय बजट 2010-11 में इसके लिए प्रस्तावित। 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का नाम बदल करके राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद में देखेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये आपको कई बार सवाल पूछा गया है। 12 अगस्त 2012 में पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण योजना ये शुरू हुआ है 1983-84 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान जो था वो 1986 में आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हम लोगों से हमेशा पूछा जाता है, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें आप देखिए तो इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना की अगर बात करें तो 18 अक्टूबर साल 2010 में इसकी स्थापना की गई। अधिनियम है ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में। चूंकि अधिनियम है तो इसका प्रावधान कैसा है, सांविधिक है। सांविधिक का मतलब कि इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अलावा इसकी जो नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मामलों का निपटान 6 महीने के अंदर होना जरूरी होता है। और सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है। मतलब कि आप जानते हैं कि जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके जो जितनी भी तरीके हैं उसको पनिशमेंट करने का या उसके साथ में किस तरीके से चीजें करनी है, तो उसके लिए प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की धाराओं के अनुरूप हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात आती है तो वहां पर इस प्रक्रिया को फॉलो करना कोई आवश्यक नहीं होता है। अब इसमें आपको देखना है, इसमें अगर आप देखिए तो अगला पॉइंट क्या है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित होता है। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय भारत इसका भोपाल में है, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई में है। तो अगर इसके जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहां कहां पर हैं, तो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके 4 अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय भी डिसाइड किए गए हैं। ये सारे पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद देखेंगे तो कुछ अन्य यहां पर एक्ट भी दिए गए हैं। और जिन एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें आपको देखिए जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसके बाद जल प्रदूषण निवारण उपकरण अधिनियम कहां पर है, 1977 में। और इसके साथ में आप देखिए तो अगला पॉइंट आपको दिया गया है वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके बाद वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है 1981, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ये वाला जो बॉक्स मैंने अभी बनाया है इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, इसमें स्टार सब लगा करके छोड़िए
चूंकि अब इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे के आइएगा तो इसमें से जरूर मिला लीजिएगा, कम से कम एक आपको जरूर मिल जाएगा। और हमेशा यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित एक्ट बनाए गए हैं, तो उसको आपको सारा कलेक्शन यहां पर एक साथ दिया गया है। यहां पर आपको 7 बतलाए गए हैं, इसमें से आपको कोई न कोई एक जरूर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। परीक्षा के लिहाज से अगर आप देखें तो हर एक पेजेस में आपको अलग अलग परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलते हैं, जो कि आप वन लाइनर के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें देखेंगे तो सामान्य तौर पर पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं है परिचालन पर्यावरण। इसके बाद में मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण जो है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए अगर देखें तो पुरस्कार दिया जाता है वैश्विक 500 यानी कि ग्लोबल 500। और इसके बाद कृषि मृदाएं पर्यावरण में निर्मुक्त करती हैं। तो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में निर्मुक्त करते हैं क्या? अक्रियाशील माइक्रोबीट्स करते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्मिकाएं क्या क्या होती हैं? तो इसमें माइक्रोबीट्स अत्यधिक हानिकारक मानी जाती है समुद्री परितंत्रों के लिए। इसके बाद में भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सी है? नीति आयोग। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। सवाल तो आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप बहुत आसानी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन है, तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीति आयोग। अब यहां पर देखिए आप कुछ यहां पर बोर्ड दिए गए हैं, कुछ यहां पर कार्य दिए गए हैं। इसमें से आपको पहला है कि सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। इसके अगर हम लोग कार्यों के वर्णन की बात करें तो जल प्रदूषण एक्ट के अंतर्गत यहां पर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसका निर्माण किया गया, जिसको हम लोग सीपीसीबी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको कहा जाता है। शक्ति और कार्य की बात करेंगे तो इसी एक्ट के जरिए इसको शक्तियां और कार्य प्रदान किए जाते हैं। और अगर हम लोग तकनीकी सेवाओं की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हम लोगों ने यहां पर इसकी चर्चा कर लिया है। अब इसके बाद आप देखिए तो अगला पॉइंट आपके लिए है केंद्रीय चिड़ियाघर। यहां पर देखिए तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन कौन हैं। अब इसमें आपको देखिए जैसे ना चीजों को जब आप बहुत रोचक तरीके से बहुत विजुअलाइज करके फील करके जब पढ़ेंगे तो वो आपको काफी अच्छा समझ में आता है। यहां पर देखिए तो एक साथ आपको 4 फिगर यहां पर दिए गए हैं और इसमें आप देखेंगे तो इनमें 6 आपको ऐसे प्लान दिए गए हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठनों पर आधारित हैं। यहां पर एक एक संगठन की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए तो यहां पर आपको दिया गया केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा 1992 में दिल्ली में इसको स्थापित किया गया। अब यहां से आपको यह भी समझना है कि किस किस तरीके से प्रश्न आपको मिलते हैं। तो पहला तो यह हो जाता है कि किसने इसको किया है, यानी कि स्टेबल करने वाली एजेंसी कौन है, तो भारत सरकार है। कब किया गया और कहां किया गया, ये 3 पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। जैसे सेकंड की बात करेंगे तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अंतर्गत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन की स्थापना कब की गई है, तो फरवरी 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसकी स्थापना 2007 में किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। राष्ट्रीय वनीकरण और इको विकास बोर्ड, इसकी स्थापना तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 1992 में किया गया।
और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट की स्थापना 1998 में एनजीओ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर एक साथ आपने देख लिया कि पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जितने भी संगठन हैं उन सभी को हम लोगों ने एक साथ यहाँ पर कवर किया। इसके बाद देखिए आपके सामने अगला पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों को नीरी के बारे में बात करनी है। नीरी के बारे में जब हम लोग बात करने चलते हैं तो एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। लोकेशन आपको पूछा जाता है हेडक्वार्टर, तो वो लगाएंगे नागपुर महाराष्ट्र। स्थापित हुआ 1958 और इसका स्टार्टिंग का नाम था केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी एक घटक प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था कि इसमें पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी में नवाचार और अनुसंधान करने के उद्देश्य से इसको किया गया है। अब इसके बाद में देखिए तो इसके कार्य क्या हैं। जो नीरी संस्था है उसके महत्वपूर्ण काम है पर्यावरण से संबंधित कई परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में वायु, जल और भूमि प्रदूषण के मामले पर सरकारी और निजी कंपनियों से जुड़े विवादों पर विशेषज्ञ राय देना है। ध्यान रखिएगा, केवल ये विशेषज्ञ राय देती हैं और इसकी जो है 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में मौजूद है। इसमें देखेंगे क्षेत्रीय कार्यालय तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये काम करती है। तो इस तरीके से आपको नीरी से संबंधित जो प्रश्न मिल सकते हैं यहां से आपको किताब में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए तो यहां पर एक है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण और एक है WMO। यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा इसका काम होता है उन क्षेत्रों में लगाए गए जो प्रतिबंध हैं उसके संबंध में अपील सुनना, जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या फिर प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद देख लीजिए एक संस्था और है आपका WMO, पूरा नाम आप जानते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विशेषज्ञ एजेंसी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की और काम इसका है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की दशा और व्यवहार का हमेशा अध्ययन करते रहना। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसके बाद में मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरीके से WMO के बारे में और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपके लिए परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट इसमें आप देखेंगे। तो अगर हम लोग बात कर लें विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय जो है ये कब हुआ था? तो 23 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके अलावा गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ये क्या होता है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। फिर इसके बाद में आप देखिए तो कहां किया गया है? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया। जलवायु का सही सूचकांक जो होता है वो प्राकृतिक वनस्पति है और जल में दलदली भूमि या तालाब के किनारे पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप देखिए तो अगला पॉइंट आपको क्या दिया गया है? अगले पॉइंट में आपको यहां पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि पहली पुस्तक अगर हम लोग ध्यान रखें जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये भी आपके लिए जरूरी होती हैं, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक का लेखक अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपको ध्यान में रखना है विलियम बिल एडम्स जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद में देखिए तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक का लेखक अगर आपसे पूछा जाएगा तो एल्सवर्थ हटिंगटन इसके लेखक हैं। तो किताबों का जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित हैं
तो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसका भी कलेक्शन आपको एक ही जगह पर मिलता है और ये आपको जीएस दृष्टि 2023 की सीरीज में मिल जाता है। अब इसके बाद में आप देखिए तो कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मासानोबु फुकुओका हैं, और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको प्रारंभ किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। और इसके अलावा 1972 में जो आयोजित स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था, यह पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन लागू हुआ था। तो इस तरीके से आप देखिए तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने एक अगले सेगमेंट के बारे में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पर्यावरण के बारे में, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है। अब इसके बाद हम लोगों को बात करनी है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के बारे में। जब आप इकोलॉजी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी को, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले इसकी हम लोगों को परिभाषा समझनी है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो अगर इसकी डेफिनेशन की आप बात करें तो परिभाषा क्या है इसकी? जीवों के पारस्परिक और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी, या उसी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मतलब क्या हो गया कि जीव जो हैं, जीवों के पारस्परिक और पर्यावरण के साथ, यानी कि हमारा जो हम सभी लोग हैं और पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो वही क्या होता है पारिस्थितिकी, या उसी को कहते हैं इकोलॉजी। फिर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पारिस्थितिकी शब्द के शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हैं? तो ये हैं आपको ओकियोलॉजी इस नाम से 1869 में। और यहाँ पर इसका मतलब जो दो शब्दों में इसको डिवाइड किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है अर्नेस्ट हैकेल जो हैं ये पारिस्थितिकी शब्द के पहले प्रयोगकर्ता हैं 1869 में। और यहाँ पर ओकियोलॉजी में दो शब्द हैं ओकियोस और लोगोस, और ओकियोस का मतलब होता है घर या आवास और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। फिर इसके बाद पारिस्थितिकी के अध्ययन के पक्ष कौन कौन से हैं? तो एक होता है भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, और दूसरा होता है विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। फिर इसके बाद यहां पर ध्यान रखिए कि यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी जो है प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन कहलाती है। ये पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में देखिए तो अगले पॉइंट में आपको पारिस्थितिकी संगठन के अलग अलग स्तर बताए गए, जैसे कि जीव या व्यष्टि होता है। फिर इसके बाद समष्टि यानी कि पॉपुलेशन हुए, इसके बाद समुदाय है, परितंत्र है, बायोम है, जैव मंडल है। ये इसके अलग अलग लेवल होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो पारिस्थितिकी संगठन के स्तर की श्रेणीबद्धता यहां पर देखेंगे तो व्यष्टि, इसके बाद समष्टि, समुदाय, परितंत्र, बायोम और जैव मंडल, ये आपको क्रम ध्यान में रखना है कि इसमें पारिस्थितिकी संगठन के स्तरों की जो श्रेणीबद्धता है ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। व्यष्टि, समष्टि, समुदाय, परितंत्र, बायोम और जैव मंडल। और इसके अगर आप कारकों की बात करेंगे, जो कारकों की हम लोग अगर इसमें बात करें, जीवधारियों की संरचना और कार्यों पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक यहां पर महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें आप देखिए जलवायवीय हैं, स्थलाकृति हैं, मृदीय हैं और जैवीय हैं। यहां पर बात करें अगर जलवायवीय तो इसमें प्रकाश, तापमान ये सारे आ जाते हैं। स्थलाकृति में बात करेंगे तो स्थल की आकृति में जो परिवर्तन होता रहता है, कहीं पर ऊंचा है, खाबड़ है, तो ये वाली। और मृदा की बात करेंगे तो खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल हैं, तो ये सभी मृदी में शामिल होंगे। और जैविक की बात करेंगे तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक हैं, और इसके बाद परिजीविता है, सहजीविता है, मृतोपजीविता है। तो ये सारे आपके जैविक कारकों में शामिल कर लिए जाते हैं।
फिर इसके बाद में देखेंगे तो अगले पॉइंट में आपको यहां पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें समझनी हैं, जैसे कि अगर हम लोग पारिस्थितिकी की शाखाओं की बात करें तो कौन कौन सी शाखाएं हैं। एक होता है स्वपारिस्थितिकी और दूसरा होता है समपारिस्थितिकी। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अध्ययन का जो विषय होता है समुदाय या परितंत्र है और जीवों की एक जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन करना होता है। फिर इसके बाद में आप देखिए तो यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर वन है, घास है, स्थल है, ये सभी आपको यहां पर शामिल करने हैं। और अगर यहां पर जीवों की एक जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको हिरण का जीवन चक्र, समष्टि, आवास इत्यादि ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए पर्यावास की अगर बात करें, हैबिटेट की बात करें तो क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है कि वह भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में जंगल हाथी का पर्यावास है, मानव आंत फीता कृमि का पर्यावास है, सड़ी गली वस्तुएं कवक का पर्यावास है। तो कहने का मतलब कोई भी जीव जिस स्थान पर निवास करता है वही उसका हैबिटेट कहलाता है, यानी कि पर्यावास कहलाता है। अब इसके बाद में देखिए तो पर्यावास के जो संरचनात्मक घटक होते हैं वो स्थान होना चाहिए, आश्रय, खाद्य, जल ये सभी होने चाहिए। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पर्यावास के प्रकार भी देखना है, लेकिन इससे पहले आप निश के बारे में समझिए। निश शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था वो जोसेफ ग्रेनेल के द्वारा 1917 में किया गया और इसका मतलब होता है एक सूक्ष्म निवास जिसमें एक ही प्रकार की जाति किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक अथवा उपजाति निवास वातावरण में समुदाय करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं निकेत या निशे की विशेषता क्या होती है तो किसी प्रजाति का निशे अद्वितीय होता है। एक निशे में दो जातियां साथ नहीं रह सकती हैं। एक निशे की जो जाति निकेत दूसरे निश में रहते हैं उसमें रहने वाली जाति की पूरक होती है और निकेत जीव के कार्य और आवास दोनों का सूचक माने जाते हैं। पर्यावास के प्रकार की बात करेंगे तो स्थलीय, अलवणीय जल, ज्वार, नदमुख और इसके बाद समुद्र होते हैं। अलग अलग निकेत कौन कौन से होते हैं तो आवास है, आहार है, जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। और आहार निकेत में क्या है कि जीव क्या पदार्थ ग्रहण करता है या किसका विघटन करता है, किस प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, ये सारी बातें आपको आहार निकेत में मिलती हैं। जनन निकेत की बात करेंगे तो यहाँ पर जीव कैसे और कब प्रजनन करते हैं। और इसके अलावा भौतिक और रासायनिक निकेत की बात करेंगे तो तापमान, स्थलाकृति, आर्द्रता और अन्य आवश्यकताएं यहाँ पर जरूरी हैं। इसके बाद में आप देखिए तो जैसे कि अगर एक मानव जाति का पारिस्थितिकी निकेत देखें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे मनुष्य हैं तो उसको आवश्यकता होती है किसकी, मछली की, मुर्गी की, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोगों को एक लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो पारिस्थितिकी आपको दिया गया है तो पारिस्थितिकी में आप जानते हैं कि ये दो तरीके हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी और इसके बाद होता है जलीय पारिस्थितिकी। इसमें आप देखिए तो घास स्थल पारिस्थितिकी जिसमें ग्रासलैंड इकोलॉजी, वन पारिस्थितिकी है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और फसल स्थल पारिस्थितिकी है। इसके बाद में स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी इसमें आप देखेंगे तो इसमें तालाब की है, जलधारा की पारिस्थितिकी और नदी की पारिस्थितिकी यहाँ पर शामिल है। इसके बाद समुद्री जल की भी पारिस्थितिकी है, ये भी जलीय पारिस्थितिकी का ही एक पार्ट माना जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया है कि कौन कौन से पॉइंट आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी में इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके आगे जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इसकी चर्चा हम लोग अपनी कल की क्लास में करेंगे। यहाँ तक की बातें आप बेहतर तरीके से इसको ध्यान दीजिए, अच्छे तरीके से इसको तैयार करिए। मार्केट में किताब आपके लिए उपलब्ध है, जीएस दृष्टि 2023 के नाम से ये पर्यावरण पारिस्थितिकी की किताब है। इसको आप मार्केट से लेकर के बेहतर तरीके से पढ़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए समसामयिक घटना चक्र के साथ। कल मिलेंगे फिर आपसे।